मैं देखता हूँ। दूसरा आदमी कहता अंधेरे में भाई जाने की जगह की तरफ मुड़ा, पर सामने ही अंधेरे में दीवार नुमा खड़े वजूद से टकरा गया। अंधे हो, साइड पर हो, या जाकर देखो मेन स्विच में कोई गड़बड़ तो नहीं। मुझसे उस लंबे वजूद पर घुरी डालकर बोला, और अंदर की जानिब कदम उठाने ही लगा था कि साइड ने मुंह पर हाथ रखकर बाहर खींचा। स्विच तो अब तेरा मैं बंद करूंगा। साइड ने हंजर उसके गले पर घुमा कर कहा, और उस अंधेरे में खून के फवारे निकले। साइड ने दूसरा वार उसके पेट पर किया, 2-3 दफा, और फिर नीचे फेंक दिया। उसका हाथ पूरी तरह गीला हो चुका था। धप की आवाज पर सबने दरवाजे की तरफ देखा। गिर गया साला। वो आदमी जो उस बच्चे के पास बैठा था उठकर बोला। बैठ जाओ, वो चला गया। साहिर के लबों में दबा सिगरेट का लाल शोला अंधेरे में जल रहा था। साहिर के पीछे अलीफ भी अंदर दाखिल हुआ। कौन हो तुम? वहां मौजूद सब अलर्ट हुए, ये लाइट क्यों चली गई? और पास के कोठी नुमा रूम से एक आदमी बाहर निकला, शर्ट के बटन बंद करते। अलीफ ने टॉर्च का बटन पुश किया और उनके मुंह की तरफ का मुंह किया। तुम्हारा बाप हूं मैं, जिसे तुम लोग बीस नाम से पुकारते हो। वो कहता अंदर दाखिल हुआ, और वहां मौजूद सब पर सख्ता छा गया। बीस? यहाँ? वो आदमी शर्ट बंद करता लड़खड़ा कर बोला। अलीफ ने टॉर्च बच्चों पर डाली, तो वो जो बच्चा नीचे पड़ा था दौड़कर दूसरे बच्चों के बीच में छुप गया। हाँ, आना पड़ा सलीम। वो चलता टेबल पर रखे उस गेंडे नुमा शख्स के सामने चेयर उठाकर बैठा। वो खौफ से कपकपा रहा था। टॉर्च से इतनी रोशनी हो गई थी कि वो एक दूसरे के वजूद को देख सकते थे। साइड ने वहां टेबल पर पड़े छुट्टे पैसों को देखा। उसकी भूरी आंखों में खून उतर आया। बहुत कम पड़ेंगे, क्यों अलिफ? पैसे मुट्ठी में लेते कहा वहां सब नासमझी से देखने लगे, पर इतना तो पक्का था, 20 की मौजूदगी मतलब सांसों की गैर मौजूदगी। हाँ, मुझे भी लग रहा है। टॉर्च की रोशनी चेयर पर बैठे कैंडी नुमा आदमी के पेट पर डालते तायद की। पर अब तो इनसे ही काम चला ले। अलिफ ने मुस्कुराते कहा तो साइड सिगरेट लबों में दबाया और अपने आज सीने फोल्ड करने लगा। उसका हंजर बेल्ट में लगा हुआ था, और वो जरा सा उठा और अगले ही लम्हे उस कैंडे नुमा आदमी के मुंह को पकड़कर सारे छुट्टे पैसे उसके मुंह में ठोंसे गया। वो चीखता रहा, पर साइड ने हाथ नहीं रोका। निगलो। उसके हम मुंह को भरते देखकर वो ठाड़ा। वो आदमी कर कर करने लगा, और गला चीरते वो सिक्के उसके अंदर पेट में उतरने लगे कि मुंह से खून की उल्टी निकली। उसकी हालत देखकर दूसरे लोग भागने लगे, और बच्चों की तरफ से अंधेरा कर दिया गया। हाँ, सलीम भाई, इतनी जल्दी क्या है? अलीफ ने दरवाजे के आगे आकर कहा। उससे पीछे की तरफ कदम उठाए जब अलीफ ने उसकी कमर पर गन रखी। उसने पीछे की तरफ कदम उठाए जब अलीफ ने उसकी कमर पर गन रखी। हिलना मत। अपनी बारी का इंतजार करो, वरना ये जो हैवानगी तुम उस मासूम बच्ची पर उतार आए हो तुम्हें लाश में तब्दील कर देगी। उसने उसकी गर्दन पर गन से वार करते उसे पीछे गिराया। अलिफ, ट्रक आ गया। पीछे शकील की आवाज आई, चल बच्चों को निकाल। और कुछ ही देर में वहां से बच्चों को निकाला और ट्रक में बिठाकर वहां से ले जाया गया। पीछे जो 3 दिन से लापता थी, बच्ची मुर्दा हालत में पड़ी थी। उस गेंडे जैसे आदमी की सांस की नाली बंद हो गई। तभी साहिर ने सारे सिक्के उसके मुंह में डालकर सर को ऊंचा करके गले पे सीधा खंजर चलाते सीने तक आया। वो आदमी हाथ पैर मारते वहीं दम तोड़ गया, और खून के साथ सिक्के और दूसरे अज़ा भी उसके टेबल पर रखे। दूसरे आदमी भागने में नाकाम होते साहिर के हाथ आ गए, और कुछ ही देर में उनकी बाजू अलग अलग पड़े थे नीचे जमीन पर, और कहीं उनकी आंखें तो कहीं पाँव। खूंखार शेर की तरह उन्हें टुकड़ों में तकसीम कर दिया था, और खून भी खून से लाल था। अब सिर्फ वहाँ एक सलीम भाई नामी बेहोश था, एक अलिफ, और साइड जिसके हाथ में मौजूद हंजर से खून टपक रहा था। इसका क्या करना है? अलिफ ने एक लात सलीम को मारते साइड से पूछा। बताता हूँ। उसने सर हिलाकर शराब की बोतल टेबल से उठाई और सलीम के मुंह पर डालने लगा। जाओ, लाइट जलाओ। साइड के हुक्म पर वो सर हिलाता वहां से चला गया। वो बीस्ट। सलीम होश में आते हड़बड़ाकर उठा जब तक पूरा रूम रोशन हो गया। चेयर पर बैठे उस आदमी के पेट से निकले अज़ा को टेबल पर देखा, और नजरें नीचे डाली जहां उसके आदमियों के कहीं सर तो कहीं बाजू, पैर और आंखें पड़ी थीं। वो उस जगह एक हॉरर मूवी का सीन लग रहा था। मुझे माफ कर दो बीस्ट। वो हाथ जोड़कर पीछे खिसकते साहिर के चेहरे को देखते रोते बोला। है,
अब इसमें रोने वाली कोई बात तो नहीं सलीम। तुम सिर्फ इतना सोचो, तुम्हारे पास भी औलाद है, क्या समझे? अंजर उसकी शर्ट पर साफ करते वो बोला। सलीम ने खौफजदा आंखों से सहमे बच्चों की तरफ देखा। अलिफ की आंखों में खून उतरा हुआ था और यही साहिर की हालत थी। पुलिस किडनैपर के पीछे थी, फिर कैसे बच गए? उसकी कॉलर पर लकीर देते हुए वो बोला। सलीम ने थूक निकला। पैसे? पैसा सारे ऐप छुपा देता है, ऊपर पैसे पहुंचाए तो केस बंद करवा दिया गया। सलीम की नज़रें हंजर पर थी। एसपी ने कुछ नहीं किया इस केस पर, ये तो जानते होगे ना? नहीं, वो पुलिस स्टेशन तक आते ही उनके माँ बाप के मुंह बंद करवा दिया और एसपी तक ये केस नहीं पहुंचा। उसकी बात पर साहिर के लबों पर तमस्सर फैला। मुझे माफ कर दो प्लीज, आगे ऐसा नहीं होगा। वो दोनों हाथ छोड़कर बोला। आगे करने तक तुझे मोहलत कौन देगा? सईद का कहना था कि अलिफ ने उसकी गर्दन में रस्सी डाली और जोर दिया। उसकी आंखें उबल पड़ी, जिनमें नफरत से देखते सईद ने खंजर घोंप दिया। अह, सलीम के हाथ जो गले पर थे, आंखों पर वार होते ही उससे मुंह छुपाया। कुछ ही देर में उसका हाल सबसे ज्यादा दिल दिली वाला कर दिया। जहां अलिफ भी देखने से कतरा रहा था, सईद के हाथ में मौजूद वो तक तक करता गोश्त का लोथड़ा था, जिसको उससे 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और दूसरे पल जमीन पर फेंक अपने ब्लैक कलर के बूट से कुचल डाला। ये साहिर का कानून था। जहां मौत मौत को देख घबराती थी और जहां क्राइम होता था, वहां 20 का कानून होता था, जिसकी सजा सुनाई नहीं, अमल में लाई जाती थी। साहिर। अलिफ ने उसे वहां से जाते देखकर उस कोठी की तरफ इशारा किया। एसपी को इत्ला कर दो। साहिर के कहने पर अलिफ ने एसपी बुरहान के नंबर पर कॉल की। यस, एसपी बुरहान स्पीकिंग। बुरहान ने नींद से बोझल आंखें खोलकर अननोन नंबर देखकर मोबाइल कान से लगाया। एसपी, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, सलीम भाई की फैक्ट्री में आ जाना देखने के लिए। अलीफ ने कहकर बगैर दूसरी तरफ की सुनी कॉल काट दी और सिम को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। वो जैसे मुड़ा तो साहिर को वो तकता पाया। आंख मारते कहका लगाकर वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा तो साहिर ड्राइविंग सीट पर आ गया। वो लॉन्च में दाखिल हुआ तो आरिफ को एलईडी पर प्रोग्राम को देखते पाया। अरे, मैंने तुम्हें कहा था अपनी बहन पर नजर रखो, तुम समझे नहीं। साहिर सामने रुकते बोला तो आरिफ ने परेशान नजरें उठाई। क्या हुआ साहिर? क्या किया मुस्कान ने फिर? एलईडी ऑफ करते वो उठ खड़ा हुआ और परेशानी से पूछने लगा। साहिर ने एक सपाट नजर उस पर डालकर फाइल कुछ फासले पर टेबल पर फेंकी। काश आरिफ वो तुम्हारी बहन न होती, या आलिफ ने मुझसे लास्ट वार्निंग न मांगी होती। वो कहकर रुका नहीं, सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा और पीछे आरिफ ने गहरा सांस खारिज किया। उससे जब फाइल में मौजूद तस्वीरें देखी तो खुद पर तरस आया कि ये उसकी बहन है। इंतहा की बेवकूफ़ औरत है तुम मुझसे। तस्वीरें वहां से उठाकर उसे सुबह तबीयत साफ करने का सोच लिया था और अपने कमरे में सोने चला गया। रूम का डोर आहिस्ता से अनलॉक करते वो अंदर दाखिल हुआ और फिर बंद कर दिया। उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर गई, जहाँ वो मोबाइल सीने से लगाए सोचों में गुम थी और उसकी आंखें छत को तक रही थीं। साहिर ने अपने कपड़ों को देखा और फिर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। खून ने आवाज़ पर पट से आंखें मूंदी। तुम मुझे कॉल कर रही थी, वो भी रात को, याद आ रही थी मेरी। वो चेंज करके उसके पास लेट कर बोला। खून ने इस बार पट से आंखें खोली। नहीं, नहीं, कब? वो उसकी जानिब करवट लेकर बोली। शायद तुमने गलत नंबर डायल कर दिया होगा। उससे मुस्कुराहट दबाकर कहा। खून ने अपनी सांसें रोकी। डरो नहीं, मैंने मना नहीं किया। उसकी कमर में बाजू डालकर उससे अपने करीब करते वो बोला। तो खून ने गिरफ्त सख्त महसूस करके आंखें मीच ली। आप रात को कहाँ थे? वो हकलाती टॉपिक चेंज कर गई। मैं साई ने थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया और उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती उसके सीने पर हाथ रखकर दूर करने लगी। उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई जब साइड ने उसके हाथ को पकड़कर अपने गेट डाल दिया। मैं अब कहाँ जा सकता हूँ तुम्हें छोड़कर रहन? उसके दिल पर लब रखते हुए गंभीर आवाज से बोला। तो हुरुल ऐन की आंखों से आंसू निकल आए, जिन्हें साहिर अपने लबों से जुड़ने लगा। साहिर! वो डर से उसके सीने में मुंह छुपा गई। यही एक बचने का रास्ता था। रिलैक्स सहन। उससे उसकी कपकपाहट अपने बाजू में महसूस करते उसकी पीठ से लाई। मुझे जाना है यहाँ से, आहिस्ता से बड़बड़ाने लगी। पर तुम कहीं नहीं जा सकती, अब तुम्हारे सारे रास्ते मुझ तक खत्म होते हैं डार्लिंग। मुस्कुराते हुए वो बोला। उसके रेशम जैसे बालों में उंगलियां चलाते उसे आराम देने लगा, जो अक्सर रातों को जाग कर गुजारती थी।
उसके शैम्पू की खुशबू साये की नथनों से टकराई तो वो अपना चेहरा उसके बालों में छुपाने लगा। वो जानबूझकर उसके कहाँ वाले सवाल को घुमा गया था। वो जानता था वो मासूम है, जैसे माँ की कोख से जन्म लेने वाला एक छोटा सा बच्चा, जिससे ना दुनिया देखी थी ना इंसान, जो अपने ही आप से अनजान थी कि वो क्या चाहती है क्या नहीं। बस उसने जिद कर ली थी साहिर से दूर जाने की, तो अब उस जिद पर अटकी थी। वो समझ रही थी कि उसकी बहन से मोहब्बत का रिश्ता कायम होने पर वो उसे हर खुशियाँ देगी जो एक माँ अपने पैदा होने वाले बच्चे की बिन कहे ज़रूरतें पूरी करती है। ऐसा नामुमकिन था। माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता, यहाँ तक कि बहन भाई भी नहीं। चटाख! आरिफ का भारी हाथ मुस्कान के नाजुक गाल पर अपना सुख निशान छोड़ गया। वो आंखें फैलाए उसे देखने लगी। सुबह सुबह इस नाश्ते का मकसद? वो गाल पर हाथ रखती गुस्से से बोली। अभी दरवाज़ा नॉक होने पर उसने खोला तो सामने आरिफ गुस्से से भरा खड़ा था। उसके पूछने या कुछ कहने से पहले वो अंदर आ गया और मुस्कान अपनी नींद खराब होने पर मुंह बनाकर मुड़ी थी कि आरिफ का थप्पड़ उसके मुंह पर छाप छोड़ गया। एक पल को तो वो शौक रह गई, पर दूसरे ही लम्हे होश में आती खुद पर होल चढ़ा गई। ये क्या है? उसके बालों से पकड़कर आरिफ ने तस्वीरें सामने की और मुस्कान कराकर दर्द पीती देखने लगी, जहाँ वो एक जगह पर पुलिस वाले से बात कर रही थी और दो तीन तस्वीरों में बुर्का उतारती और नीचे रखती नजर आ रही थी, जिससे उसका फेस साफ नजर आ रहा था। और फिर दर्द के तासुरात की जगह मुस्कुराहट ने ले ली। वाकई मानना पड़ेगा, साहिर के चमचे हैं बड़े तेज। कसम से मैंने हर तरफ देखा था, कोई नहीं था, पर ये तस्वीरें लेने वाला कमीना पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था। छोड़ो इस बकवास और बहस को, ये देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, तुम्हारी क्या राय है? वो आंखें झपकाकर मासूमियत से उसके सुर्ख चेहरे को देखती राय मांगने लगी। आरिफ का दिल किया एक बार ही उससे गला दबाकर काम तमाम कर दे। ढीठ औरत! अगर इसकी जगह कोई बुरहान का आदमी होता तो आज तुम्हारा क्या हशर होता, सोचा है? क्या होता? एसपी मुझे पकड़ लेता और शादी कर लेता सजा के तौर पर। वो हद से अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करती रिठाई की सारी हदें भलांग गई। उसके सवाल पर आरिफ के दिल पर कौंसा पड़ा और आंखें वो लाल उतर आया। मुस्कान, तुम मेरी बहन अपनी जगह पर। साहिर या उसकी एहन पर तुम्हारी बेवकूफ़ी की आंच पड़ी तो मैं अपने हाथों को रोक नहीं पाऊंगा तुम्हारे गले तक आने से। उसके बालों को झटके से छोड़कर वो सर्द आवाज में खोया हुआ। अब की बार मुस्कान के होंठ पीछे हुए थे। लबों और मुस्कान का उस पर जैसे कोई ताल्लुक नहीं था। साहिर मेरे लिए मेरे माँ बाप के मुकाम पर है। उसके लिए जान दे सकता हूँ और ले भी। तो फिर चाहे वो मेरी बहन की जान क्यों ना हो। वो कहकर मुड़ा। मुस्कान खामोशी से उसकी पुष्ट को देखने लगी। जब वो दहलीज पर रुका और बगैर मुड़े बोला। मत भूलो मुस्कान, हम एक तोआइफ की कोख से जन्म लेने वाली औलाद हैं, जिनकी इस इज्जतदार लोगों में कोई इज्जत नहीं। और मेहरबानी करके तुम जिस सप्ती सहरा में नंगे पांव भाग रही हो, छाँव के पीछे, वो सिर्फ वक्ती है। एक काले बादल का साया जो तुम पर ही गरज बरस कर वापस उसी सहरा में छोड़ जाएगा। तो अभी भी वक्त है, हकीकत में आ जाओ। आरिफ के अल्फाज सही थे, एक तलवार की तेज धार थी जो उसके दिल में बेबस हो गई और बिलबिला कर रह गई। वो चला गया उसे हकीकत का बदसूरत आईना दिखाकर, और मुस्कान खामोशी से बेड पर बैठ गई। आंसू टप टप कर उसकी गोद में रखे मोम जैसे खूबसूरत हाथों की पुष्प पर गिरने लगे। कैसे इस केस की फाइल तुमने बंद की? एक जोरदार थप्पड़ इंस्पेक्टर अरमान के मुंह पर माथे बुरहान उस पर गुर्राया। कल रात जो उसे पीस की तरफ से गिफ्ट मिला था, उससे उसकी पूरी आंखें वाह कर दी। और सुबह ही उस फैक्ट्री से मिलने वाले बच्चों की डेड बॉडी उनके माँ बाप के पास पहुंचानी थी। और बुरहान क्या सबका दिल लहूलुहान हो गया उनकी हालत पर। एक पल को उसके दिल से आवाज़ आई कि कुछ काम वो भी होते हैं जो पीस के हाथ से किए जाते हैं, पर दूसरे ही पल उससे उस आवाज़ को खामोश करवा दिया। उससे कानून को तोड़ा था। सज़ा देने का हक सिर्फ कानून का है, और ये सज़ा वो भी दे सकता था अगर उसका डिपार्टमेंट उसके साथ फेयर होता। सर, मुझे कमिश्नर की तरफ से हुक्म था इस फाइल को बंद करने का। अरमान ने अपने गाल पर हाथ रखकर बताया। तुम्हें हुक्म की पड़ी थी, ये नहीं सोचा तुम्हारे फाइल बंद करने से उसकी मासूमियत रोंद कर सांसें बंद हो गई, हजारों की जिंदगियां तबाह हो गई, कहीं अपने दिमागी हालत खो बैठे। उनका क्या? तुम्हें अपनी वर्दी उतरने का डर था? सर, तो आप बताएं, हम कठपुतले क्या कर सकते हैं? जिनके हाथ में हमारी डोर है वो जैसे हमें नचाते हैं हम नाचते हैं। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। ये वर्दी तो अब कुछ नहीं रही।
असल में तो अब इसके मायने हैं गुनाह हो गया है। वो गुनाह जो हम अपने बच्चों को ऐसी दर्दनाक जिंदगी से बचाने के लिए, उनका पेट भरने, अच्छी तालीम दिलवाने के लिए चार पैसों पर करते जाते हैं, चाहे फिर वो किसी की जिंदगी का फैसला हो या मौत का। बस बस करना वही है जो ऊपर से हुक्म आता है। इस केस की छानबीन करो, इसको छोड़ दो, इस आदमी को पकड़ो, उसे छोड़ दो, और फलाने फलाने का वो है, ये फलाने फलाने का है। इसकी हुकूमत वहां चलती है, यहाँ चलती है, ये मेरा खास बंदा है। तो क्या करें हम सर, आप बताएं किसकी सुने। वो कहते बुरहान से पूछने लगा, जो गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। सुनना सबकी अब से, करना वो जो मैं कहता हूँ। अंडरस्टैंड ऑफिसर? उसके सपाट लहजे पर अरमान ने सर उठाया और उसकी सुर्ख आंखों को देखते हाथ अपने माथे तक ले गया। यस सर। सलूट करते उससे कहा, कभी इंसान कोई गलती करने के बाद जब उसका अंजाम दिखता है तो उससे उसे सबक हासिल करता है, लाजमी नहीं मैंने कुछ नहीं किया कहकर टाल दो। तुम अपने हाथ को भी रोक सकते हो, सोच भी सकते हो, अंदर की आवाज़ को सुन भी सकते हो, फिर भी तुम वो करोगे जिसका अंजाम तुम जानते थे। अब मुझे क्या करना है सर? अरमान ने पूछा। सबसे पहले पता करवाओ कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, और उन डेड बॉडीज को उनके माँ बाप तक पहुंचाओ, खुद जाकर। उससे कहा तो एक पल के लिए अरमान का चेहरा फीका पड़ गया। ओके सर। फिर दूसरे पल उससे इकरार किया, क्योंकि खुद भी तो देख जो वो कर चुका है। उस पर उन माँ की आए बद्दुआएं तो सुने जिसका वो हकदार है। कुछ देर देकर पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद बुरहान वहाँ से चला गया, क्योंकि एक बार फिर उसे चीखती चिल्लाती मीडिया को मुंह देना था। उसे स्कूल ज्वाइन किए एक हफ्ता हो गया था, साथ पार्ट टाइम एकेडमी भी ज्वाइन कर ली थी, जिससे इतने पैसों की उम्मीद थी कि गुजारा अच्छे से होगा और बच्चों के साथ उसका वक्त भी बहुत अच्छा गुजर जाता था। उसे छोटे मासूम बच्चे बहुत पसंद थे और वो उनके फूले फूले रुखसार खींचती, जिससे वो मज़ा आता जिससे बहुत मज़ा आता था उसे। और अल्लाह की कुदरत देखो, उसके भी ऐसे ही गाल थे, फूले फूले, दोनों बहनों के, कि उसकी दोस्तें उनके साथ ऐसा करती थी। उसे याद था उसकी माँ कहती थी कि अल्लाह का तुमसे बदला है, मासूम बच्चों की तरफ से तुम उनके साथ ऐसा करती हो और तुम्हारी टीचर्स दोस्तें तुम्हारे साथ। और हूर नूर दोनों हंसती थी कि अल्लाह ने उनसे बहुत खूबसूरत बदला लिया है। दोपहर का वक्त था, कुछ स्टूडेंट्स तो कुछ टीचर्स भी बस के इंतज़ार में खड़ी थी। वो भी उनके साथ थी, इंतज़ार में सोचों में डूबी। नूर को यकीन था अभी अलविया हाउस में उसकी जॉब का किसी को भी इल्म नहीं था, तभी कोई एक्शन नहीं था उनकी तरफ से। फिर सोचों को झटक कर चादर को ठीक कर दी, बाईं तरफ देखने लगी जहाँ से उनकी रोज़ की बस आती थी। आज कुछ लेट नहीं हो गई बस? उसकी कॉलेज टीचर उसे देखकर बोली। हाँ, पता नहीं क्यों। नूर ने सर हिलाया और बैग में बजते मोबाइल को निकाल कर देखने लगी। जहाँ नरगिस की कॉल आ रही थी, शायद परेशान हो गई थी लेट होने पर। हाँ भी बस कुछ देर में पहुँच, वो कह रही थी कि उसके सामने ही ब्लैक मर्सिडीज से ब्रेक लगाई, उछल कर पीछे और गुस्से से देखने लगी। अल्लाह है, क्या हुआ नूर, तुम ठीक हो? बी गाड़ी के टायरों की चरचर सुनकर दिल पर हाथ रखती बोली। जी जी मैं ठीक हूँ, आ रही हूँ, बस आ गई है। नूर ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर कहा और मोबाइल बंद करके बैग में डाला। अंधे हो, देख नहीं वो बंद डोर को देखकर गुस्से से बोलती कि अंदर बैठे अलीफ को दरवाज़ा खोलते देखा। नूर की आवाज़ गले में ही दब गई और वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। आओ। अलीफ ने एक नज़र उसकी फटी आंखें बेयकीन नज़रों को देखकर कहा और फिर सामने देखने लगा, जैसे वो उसके हुक्म का इनकार नहीं करेगी। नहीं, वो हमारी बस आने वाली है। पास खड़ी टीचर्स की मशकूक नज़रों को खुद और उस गाड़ी पर महसूस करते वो मुश्किल से खुद को संभाल कर बोली। आ जाओ नूरुलैन, बस लेट आएगी आज। उससे बेसारी से कहा, उसे वहीं का वहीं खड़ा देखकर। कौन है नूरुलैन? उसकी कोलीग ने पूछा। दूसरी भी उसके जवाब की मुंतज़िर हुई और इस सवाल पर उसका दिल तब धड़का जब अलिफ की ग्रे आंखें भी उसके चेहरे को तकने लगी, एक अलग सी नज़रों समेत जिसमें कुछ देर पहले की बेजारियत छुप गई थी। नूर ने उसकी आंखों में देखकर फिर अपनी कोलीग को देखा और अपना किरदार मशकूक करना नहीं चाहती थी या नौकरी गंवाना। मेरा कज़न है। उसी कोलीग ने सर हिलाते गाड़ी और उसमें बैठे उस हैंडसम लड़के को देखा। नूर ने अपनी पूरी हिम्मत के साथ जवाब देकर सामने वाले की आंखों में देखा, जहां उसे लगा उसकी आंखों में तमस्सुर हो और जबड़ा तना हुआ सबसे। वो शर्मिंदा हो गई एक अजनबी को अपना कज़न तारुफ करवाते।
हमारा तारुफ नहीं करवाओगी नूरुलैन अपने कज़न से? उनमें से एक नूर के पास आकर बोली। नूर बेबसी से गला तर करके रह गई। अब क्या तारुफ करवाती? एक तो सामने वाली की आंखें इतनी सर्द तासुरात वाली थी कि देखते इंसान के जिस्म में सनसनी दौड़ जाए। ऊपर से वो गुंडे सईद आलिम का आदमी, जिसका दिमाग अपने बॉस की तरह उल्टे काम करता रहता, जानवरों की तरह लोगों को मारना पीटना। और वो तो इतना जानती नहीं थी। उससे सिर्फ 2 मुलाकातें हुई थी, जिसमें पहली बार हरासा किया था और दूसरी बार धमकी दी थी। क्या अब तीसरी बार मार देगा? उसके दिमाग ने खतरे के सायरन दिए। नूरुलैन। उसे बुत बना खड़ा देखकर अलीफ ने रोबदार आवाज से पुकारा कि वो होश में आते बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ गई। उसकी कोलीग उसके इस तरह नजरअंदाजी पर मुंह बना कर रह गई और अंदर नूर कांपते हाथों से मसलसल सीट बेल्ट बांधने की कोशिश में थी। वो बैठ तो गई थी सिर्फ अपनी कोलीग्स की वजह से, पर अब बहुत खौफसदा थी अपने अंजाम पर। उसकी कांपती मोमी उंगलियां सीट बेल्ट से जैसे लड़ रही थीं और हथेलियों माथे पर पसीने नुमादार होने लगे एसी की कूलिंग में भी। अचानक से उसे लगा वो खुद से ही खौफ से मर जाएगी बगैर उससे कुछ करने के। तब जाकर खुद को रिलैक्स कर दी। सीट बेल्ट की जान छोड़कर गहरे सांस लेने लगी कि उसे खुद पर वक्फे वक्फे से साथ बैठे वजूद की नसरों की तपिश महसूस होने लगी। वो दरवाजे से बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा वो छलांग लगाकर बाहर गिरेगी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नून ने विंडो से बाहर देखते हिम्मत करके मरी हुई आवाज से पूछा, जो अलिफ तक पहुंची भी थी ये नहीं। जवाब ना पाकर उससे गर्दन मोड़ी, जो सामने देखते मसरूफ सा ड्राइविंग कर रहा था। मैं तुम आप। उसका जुमला बीच में ही काट कर उससे एक काटदार नजर उस पर डालकर दुरुस्त ही नूर शर्मिंदा होकर रह गई। आई एम सॉरी, वो मदम सा बोली, पर दूसरी तरफ उसकी सॉरी को हाथ में ही ना लाया गया। जिस पर नूर ने आंखें घुमाई, वो गाड़ी को अपने घर के रास्ते पर देखकर सुख का सांस देती सोन उंगलियों को हरकत देने लगी। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? इस बार वो पूरे इत्मीनान से बोली और जवाब के लिए बाकायदा गर्दन मोड़कर उसको देखने लगी। अगर मैं कहूँ हाँ तो? खामोशी की कुछ देर बाद अलीफ की गंभीर आवाज़ गाड़ी की फिजा में गूंजी। नूर जो जवाब की तवक्का छोड़ चुकी थी, अचानक उसकी गंभीर आवाज़ और जवाब सुनकर सुनसी हो गई। उसे लगा उसका हाल अपनी बहन जैसा होने वाला है। उसकी पीली बढ़ती रंगत को देखते अलीफ ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, हाँ कर रहा हूँ, क्या करोगी? "हम- मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। तुम उसके फिर तुम कहने पर अलिफ ने घूरी डाली। वो गड़बड़ा गई। मेरा मतलब है, आप जानते हैं मेरे फर्स्ट कज़न एसवी हैं और दूसरा कज़न, उसको आप जानते नहीं, वो आपसे भी बड़ा गुंडा है। वो लबों पे जुबान फेरती बोली। अच्छा। अलिफ ने अच्छा को तंजिया खींच कर कहा। नूर उस शीश इंसान को देखने लगी जैसे एसपी से भी डर नहीं लग रहा था। कर देना रिपोर्ट, आज ही, बल्कि अभी ही। वो लापरवाही से बोला। नूर का खून रगों में जम कर रह गया। आप ये सब मुझे डराने के लिए कर रहे हैं ताकि मैं स्कूल ना जा सकूं? एक आंच से वो डरते डरते बोली, पर अलीफ ने कोई जवाब ना दिया और गाड़ी सीधा गली के सामने रोकी। पर नूर को लगा उस खामोशी का मतलब यही है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। वो मजीद 1 मिनट भी रुके बगैर डोर खोलकर निकलती वहाँ से गली में भाग गई और अलीफ की मुस्कुराती नज़रें नीचे पड़ी और फिर झुक कर रिंग को उठाया जो सीट बेल्ट बांधने की कोशिश में गिर गई थी उसकी उंगली से। उससे झुक कर उसे उठाया और करीब करके देखते अपनी जेब में डाला। वो दिन ब दिन उसकी आदी हो रही थी और वो उसे खुद में गुम कर देना चाहता था। पहले वो हमेशा रातों को जाग कर गुजारती थी। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो सबसे बेखबर रहती थी। सिर्फ वो होती थी और उसका दर्दनाक मासी, जिसको याद करते उसकी आंखों से नींद तो रुखसत होती ही थी, पर डर और खौफ से बेड पर चीखती चिल्लाती खुद के बाल नोचती पागलों की तरह रहती थी। कभी उसे एक झुलसा देने वाला लम्स, वहशतनाक वहशी का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस होता, तो कभी चेहरे पर, और वो बिन पानी की मछली की तरह खुद को बचाने की कोशिश में तड़पती रहती थी। कोई जाग गया तो जल्दी से उसे आराम की गोलियां दे देता था, अगर नहीं तो वो आधी आधी रात से लेकर सुबह तक रोती तड़पती रहती और आखिर में सफ़ेद झाग मुंह से निकलता और वो बेहोश हो जाती। पर अब अगर उसकी रात को आँख खुलती तो एक नरम गरम सा हसार उसे खुद में छुपा लेता, उसके बालों को उंगलियां चलाकर उसे सुकून देता, बगैर नींद की गोलियां दिए उसकी पीठ से लाकर उसे खुद के होने का यकीन दिलाता
और वो उस पर यकीन करके उसकी शर्ट को मजबूती से मुट्ठियों में जकड़कर सो जाती, जैसे वो जानती थी उसके हज़ार में वो महफूज रहेगी, उस तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। वो छुपी हुई है उसके हज़ार में एक ज़ख्मी खरगोश की तरह। वो आंखें मूंदती तो उसे अपनी आंखों में अंधेरे की जगह उजाले महसूस होते। उसके होश उड़ा देने वाली परफ्यूम की खुशबू उसके हवास खुद में जकड़ लेते और वो बगैर तड़पे एक बार फिर नींद की वादियों में उतर जाती, बगैर मेडिसिन के। और अगर कभी तड़पती या चीखती तो वो उसे मजबूती से अपने हसार में कैद कर लेता और उसके मुंह से निकले झाग को आहिस्ता से अपनी उंगली की पोरों पर साफ करता। और सुबह जब वो बेदार होती तो उसकी शिद्दत भरे लम्स को अपनी आंखों पर महसूस करती। उसे लग रहा था कि अगर कुछ माह या मज़ीद हफ्ते वो उसके साथ रही तो ये चालाक इंसान उसे खुद में कैद कर लेगा और वो खुशी खुशी उस कैद को एक ही नई ज़िंदगी समझकर कबूल कर लेगी और सब कुछ भूल जाएगी, हर गम, हर तकलीफ, हर अज़ियत। पर वो नहीं भूल सकती थी। कैसे भूल जाती?